गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि दो प्रकार की थ्योरीज आपको मिलेंगी। एक थ्योरी आपको मिलेगी मॉडर्न थ्योरी और एक मिलेगी आपको अर्लीस्ट थ्योरी। अर्लीस्ट थ्योरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार से जो सूर्य है उसके अंदर कंडक्शन होने के कारण कोई प्लैनेट्स बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो कंडक्शन होने का रीजन क्या था। वांटिंग स्टार, घुमक्कड़ सितारा जो सूर्य के पास आया, उसने अपनी ग्रेविटी के कारण कुछ हिस्सा सूर्य से अलग कर दिया। सूर्य से अलग होने के बाद जो प्लैनेट बना, जो ग्रह बना, उसका एक अपना सरफेस था, एक अपनी ग्रेविटी थी, जिसके कारण वो सूर्य के बाहर बाहर घूमने लगा। उसके बाद हमने बात की थी नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। नेबुलर हाइपोथेसिस में यह बताया गया था कि सूरज के बाहर जो आपको धुंध दिखाई देती है, जो बादल दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो है क्या चीज, वो क्या चीज थे। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे टुकड़े हैं, कुछ गैसेस हैं जिनके अंदर कोलिजन और फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है कि कंडक्शन होता है दोनों के बीच में, और कंडक्शन के कारण क्या बन जाता है, वो गैसेस ठोस होकर, मजबूत होकर क्या बन जाती है, एक प्लैनेट बन जाती है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। अब तक जो बात की गई थी उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि अर्थ जो थी वो किस प्रकार से बनी, अर्थ का ओरिजिन क्या था। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है जी। इसके बारे में हमने अर्लीस्ट थ्योरी के अंदर बात की थी। लेकिन मॉडर्न थ्योरी जो थी वो बिल्कुल इससे अलग थी। उन्होंने क्या कहा कि अर्थ के सरफेस को जानने से अच्छा है हम यूनिवर्स के बारे में पता करें, उसके ओरिजिन के बारे में जानें, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमें केवल एक पर्टिकुलर प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलने से हम पूरे यूनिवर्स के बारे में नहीं जान सकते कभी भी। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनिवर्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इस थ्योरी को बदलकर क्या नाम दे दिया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का नाम दे दिया गया। मतलब अब यहां पे बात किसकी चलेगी, ब्रह्मांड की बात की जाएगी, यूनिवर्स की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप बता दो कि XYZ जो भी आपका नाम है, तो उससे आपके पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में जानकारी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है, एक बायोडाटा तैयार किया जाता है, जो बायोडाटा आपको ये बताता है कि आपके फादर कौन है, आपकी मदर कौन है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी स्टडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो वो परफॉर्मा होता है ना, वो लाइक ए यूनिवर्स, मतलब उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपके बारे में पता चलना आसान हो जाएगा। केवल किसी के नाम के आधार पर सिर्फ आप उसको बोल दो कि हाँ आप ये हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात थी, जो अर्थ है वो क्या है, हमारी मदर है, एक माता समझ लीजिए, और यूनिवर्स क्या है, वो है हमारा फादर। फादर मतलब माँ से भी ऊपर बड़ा हुआ एक दर्जा, मतलब हमारे दादा परदादा, हमारा बैकग्राउंड है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या था, पृथ्वी का बैकग्राउंड है। यूनिवर्स क्या बताएगा, पूरी जानकारी देगा कि पृथ्वी के परिवार में सिर्फ पृथ्वी ही नहीं और भी बहुत सारे ग्रह मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे दिया गया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बोल दिया गया। अब यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें सबसे पहले जो थ्योरी हमें मिलेगी वो मिलेगी बिग बैंग थ्योरी, जिसको दूसरा नाम से बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जिसे बोला जाता है। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी बोला जाता है। इस थ्योरी को बनाने वाले जो थे, इस थ्योरी को लाने वाले थे, वो साइंटिस्ट कौन थे, एडविन हबल। एडविन हबल जो थे, इन्होंने 1920 के अंदर बिग बैंग थ्योरी को इजाद की। इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में यह बताया गया था कि एक सिंगल एटम है, एक सिंगल एटम है, ठीक है, उसका अपना एक टेम्परेचर है, प्लस डेंसिटी है उसकी,
जो कि क्या है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट है। इनफिनाइट का मतलब होता है जिसका अंत ही ना हो, अपार, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है जिसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये पता लगाना मुश्किल है, मतलब अपार है बहुत ज्यादा। लेकिन इसका वॉल्यूम जो था ना, वॉल्यूम जो था, इसका वॉल्यूम जो था ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, लो। लो का मतलब कम था, बहुत ज्यादा लो था इसका। अब यहां पे हुआ क्या, ये जो सिंगल एटम था ना, ये बिग बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, मतलब फैलाव। फैलाव, ये फैल रहा था अपने आप में, तो ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे कि ऐसे, ठीक है, ये फैलने लगा और पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये जब पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो एक्सप्लोजन जो होने लगा, तो उसको क्या बोलते थे, जब ये डिवाइडेशन होती थी एक्सप्लोजन क्या बोलते थे, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है धीरे धीरे। तो इसको जब इसका डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस था, मान लीजिए कोई इसका पर्टिकुलर कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग, कितना था, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10% था, 10 किलोमीटर था या कुछ भी था, तो आगे जाके इतना नहीं रहेगा, ये 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो ये जो थ्योरी थी ना, ये हमें ये बताती है कि एक्सप्लोजन के कारण क्या हो रहा था, जो एक सिंगल एटम था वो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन का मतलब फैलने लगा, और फैलने के कारण यूनिवर्स है वो धीरे धीरे चेंज होता गया, मतलब वो पार्ट्स में डिवाइड होता गया, मतलब एक सिंगुलर नहीं रहा। उसने क्या किया, बहुत सारे और ग्रह भी बना दिए, बहुत सारे अलग भी प्लैनेट्स जो थे वो बना दिए, और ये एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया, और इसी के कारण इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसको कहा गया, इसी के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक और स्टडी आती है हमारे पास, एक और थ्योरी आती है, स्टडी स्टेट थ्योरी ऑफ हॉयस। हॉयस एक साइंटिस्ट थे, हॉयस ने एक थ्योरी लिखी थी, स्टडी स्टेट थ्योरी। इसके अंदर क्या बताया था, इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो स्टडी का मतलब होता है स्थिर, जो कोई चेंज नहीं होता कभी, वो ऐसा का वैसा ही रहता है। तो इन्होंने, हॉयस ने क्या बताया था कि जो यूनिवर्स है ना वो स्थिर है, जैसा पहले था वैसा ही अब है, और जैसा अब है वैसा ही भविष्य में होगा, बीच में कोई चेंजेस नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी बदलाव नहीं है। तो ये जो थ्योरी है बिल्कुल ही अलग थी किसके, बिग बैंग थ्योरी के, मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सप्लोजन हो रहा है जिसके कारण ये चेंजेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे यूनिवर्स, और इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि ये थ्योरी में ये बताया गया था ये जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसा के ऐसा ही है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए, वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में ना तो आपको कुछ ज्यादा एविडेंस मिलते हैं, ना ही ज्यादा कोई डिटेल मिलती है, और ना ही कोई पुख्ता सबूत है कि ये स्टडी, ये जो थ्योरी है अपने आप में सही है। तो जो ज्यादा जो थ्योरी इंपॉर्टेंट मानी गई है वो कौन सी, बिग बैंग। इस थ्योरी को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई, इसको ज्यादा माना नहीं गया, ठीक है। तो यहां तक ये दो थ्योरी मैंने आपको बता दी थी, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में, कि स्टार्स की जो फॉर्मेशन थी वो किस प्रकार से हुई। देखा गया कि 5 बिलियन टू 6 बिलियन ईयर्स अगो से पहले की बात की जाए तो क्या करते हैं कि फॉर्मेशन जो थी स्टार की, स्टार बने कैसे, उसमें देखा गया कि एक सूर्य है, सन है, उसके बाहर बाहर बहुत सारी गैसेस हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है जी। अब ये जो सूर्य है इसको हम हटा देंगे एक बार, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं स्टार फॉर्मेशन की, और सूर्य भी एक स्टार है, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, जस्ट ऐसे बस एक गैस का एक चक्र था, जिसको गैस की सीढ़ी बोल दीजिए, बहुत सारी मतलब गैसेस थी जो गोल गोल घूम रही थी, ठीक है जी। अब ये किससे बनी थी,
हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस डस्ट। ठीक है जी। अब ये जो गैसेस थी ना, ये क्लम्स थे, मतलब पैचेस बने हुए थे इसके, ऐसे लम्स थे, ऐसे पैचेस बने हुए थे। अब हुआ क्या, ये गैस जो थी ना ऐसे पैचेस के रूप में थी, कहीं कहीं ऐसे बनी हुई थी सारी। तो ये जो पैचेस थे ना, इनमें क्या हुआ, कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, मैंने बताया था पहले भी कि इनके अंदर कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन हुआ और फिर क्या हो गया जी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोलिजन होने के कारण कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के कारण ये जो थे क्लम्स, मैंने बताया जो पैचेस थे, ये किसमें बन गए, स्टार बन गए। कंडेंसेशन होने के कारण ये जो फॉर्मेशन थी किसमें बदल गई, स्टार्स में। तो इस प्रकार से स्टार बने। अब बात कर लेते हैं हम प्लैनेट्स की। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। जब क्या हुआ, ये स्टार बन चुके थे, सॉलिड बॉडी बन चुकी थी, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लस कोलिजन, ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलिजन के कारण हुआ क्या, ये किस में बदल गए, कोर फॉर्म में बदल गए, कोर फॉर्म के अंदर बदल गए। ये ग्रेविटेशनल और कोलिजन के कारण जब इनमें फ्रिक्शन होना शुरू हो गया तो ये कोर फॉर्म में बदल गए। कोर फॉर्म क्या होती है, फिर इसके बारे में जान लेते हैं। ये होता है प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। इसमें क्या होता है, जो कोर होती है ना, कोर, उसके अंदर आयरन और निकल सबसे ज्यादा मिलेगा। कोर के अंदर आयरन और निकल सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी की जितनी परतें इसके ऊपर होती हैं हमारे, उसके अंदर जितने भी आपको मिनरल्स मिलते हैं, जितने भी आपको इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती है, इनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली निकल और आयरन के कम होती है। अर्थ को देख लीजिए, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जाओगे, ऐसे जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे, क्रस्ट के अंदर, उसकी कोर में घुसते जाओगे, परत के अंदर घुसते जाओगे, तो होगा क्या, अंदर जाते जाते आपको इनकी डेंसिटी का आभास होगा, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनकी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये इनके साथ चिपके हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं जो डेंसिटी है कंपैरेटिवली इनके कम है। और जिस प्रकार अगर आप क्रश से बाहर आओगे तो डेंसिटी घटती जाएगी, किसकी, इन परतों की। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच वाला हिस्सा है, कोर है जो इसकी बीच वाला हिस्सा, इसकी ग्रेविटेशनल पावर है जिसने सब लोगों को ऐसे पकड़ रखा है और एक प्लैनेट बना दिया है। ठीक है, तो हुआ क्या, ठीक इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे स्टार थे, ये क्या हो गए, अपनी एक कोर के कारण इनके जो बाहर जो ये पैचेस बने हुए थे, मैंने बताया, मतलब इनको हटा देते, गैसेस बन गई, ऐसे सॉलिड बन गई थोड़ी थोड़ी, इन्होंने एक सॉलिड रूप ले लिया। अब नेचुरल सी बात है, सबके साथ मेन सेम प्रोसेस हुआ होगा, तो सभी सेम बन गए। ठीक है जी, सब सेम बन गए। तो यहां पे हुआ क्या, ग्रेविटेशनल पावर, कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण कोर फॉर्म में आए, कोर फॉर्म से
प्रोसेस ऑफ एक्रेशन हुआ, जिसके कारण क्या होता है कि डेंसिटीज की बहुत ज्यादा होती है और दूसरी जिनकी डेंसिटी कम होती है इनकी ग्रेविटेशन पावर के कारण के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहां तक बताया आपको। अब क्या हुआ, अब ये छोटी छोटी बॉडीज बन गई हैं, तो क्या भाई प्लैनेट्स बन गए, तो लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन स्मॉल बॉडीज। लार्ज नंबर हो गए थे लेकिन बॉडीज स्मॉल थी, छोटी थी। अब क्या हुआ, अब इनमें भी वही हुआ, कोलिजन और ग्रेविटेशनल पावर के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ, कोलिजन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये दोनों जो प्लैनेट्स थे ना ये एक दूसरे के पास आने लगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनके कोर में क्या था, निकल और आयरन, जिनकी फोर्स इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, और जो बाहर जो दूसरे जो क्रस्ट के अंदर जो चीजें बनी हुई थी वो क्या थी, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनकी पावर ज्यादा होने के कारण, इनकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ, इन दोनों का पास आना शुरू कर दिया इन्होंने। जरूरी इन दोनों नहीं हो सकता ये दोनों पास आए, ये दोनों पास आए, ये दोनों पास आए, मतलब जो एक दूसरे के बहुत नजदीक थे वो एक दूसरे के पास आने शुरू हो गए और उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को स्टिक आउट किया, मतलब टकरा गए। और टकराने के कारण क्या हुआ, ये दोनों के दोनों कोलिजन और ग्रेविटेशनल पावर के कारण क्या बन गए, मर्ज हो गए। मर्ज होकर 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4। मतलब अब एक और एक मिलकर 2 बन गए। अब यहां पे उल्टा है, 2 बन के 1 बन चुके थे, मतलब 2 ग्रह आपस में प्लस हुए तो 1 हो गया। जैसे 1 और 1 रुपया मिलकर 2 बन जाते हैं, ठीक उसी तरह ये छोटे छोटे प्लैनेट्स आपस में मिलकर 1 बन गए। अब यहां पे गिनती में चाहे 2 हो, लेकिन इसकी एक अपनी इंडिविजुअल पहचान है, अपने आप में सिंगल न्यूमेरिकल, ठीक है, 1। ठीक इसी तरह अब ये मर्ज हो गए, ये भी मर्ज हो गए, ये भी मर्ज हो गए, तो हुआ क्या, 1 2 3 4 5 जितने वहां बने, तो वो क्या बनेंगे, बड़े बड़े बॉडीज बन गए प्लैनेट्स के। अब क्या हुआ, लार्ज बॉडीज प्लैनेट्स इन स्मॉल नंबर। अब क्या था, लार्ज बॉडी के प्लैनेट्स बन चुके थे स्मॉल नंबर के अंदर, कम थे लेकिन लार्ज बॉडी थी। अब इनकी जो कोलिजन था और जो इनका जो ग्रेविटी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस बहुत था, जिसके कारण क्या हुआ, ये एक दूसरे को मर्ज नहीं कर पाए। तो ये बड़े बड़े जो छोटे प्लैनेट्स थे जो मर्ज होकर बड़े बड़े प्लैनेट्स बन गए थे, वो क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट्स बन गए। इस प्रकार से प्लैनेट्स की जो है फॉर्मेशन हुई। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से जो है वो मॉडर्न थ्योरी थी। मॉडर्न थ्योरी के बाद हमने ये पढ़ा कि स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई। स्टार की फॉर्मेशन के बाद हमने ये समझा कि स्टार के बाद जो प्लैनेट्स थे वो कैसे बने। आगे इसके बारे में और जानकारी देंगे अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये जो पूरा लेक्चर है समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसे रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बिठाइएगा।
इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं आज के लिए। बाय।